प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स में साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स में पहला मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड शुरू करेंगे। बहुत लंबा सेंटेंस है, समझने में दिक्कत जा सकती है, चाहो तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो। लेकिन बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट इतने लंबे लंबे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको समझने की ताकत तुम्हें विकसित कर लेनी चाहिए, बहुत जरूरी भी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आज हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहले इसका वर्किंग रूल समझेंगे और फिर एक से दो क्वेश्चंस की मदद से समझने का प्रयास करेंगे कि इस मेथड के क्वेश्चंस को करना कैसे है। ठीक है विद्यार्थियों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग रूल। समझ लीजिए विद्यार्थियों कि आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 8 एंड देन इसके बाद में 3x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 12 एंड माइनस 2x प्लस 8y प्लस 6z इज इक्वल्स टू सपोज दैट 19। ये केवल मैंने अपने दिमाग की उपज से प्रेरित होकर बनाया है। ठीक है, इसको ये मत समझिएगा कि इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, ये केवल समझने के लिए है। अगर हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि 3 वेरिएबल के साथ में है, ये पूरा का पूरा समझने के लिए है प्रोसेस। 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पेपर में आपको जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको मेंटली हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है। 3 वेरिएबल का एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें 3 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट होगा, ax इज इक्वल्स टू b। किस में कन्वर्ट होगा? ax इज इक्वल्स टू b में कन्वर्ट होगा विद्यार्थियों, जहां पर a जो है वो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और वो कुछ इस तरह से बनता है 1 1 2 3 -1 1 -2 8 6, राइट। b या फिर x इज इक्वल्स टू होता है x y z और b इज इक्वल्स टू होता है 8 12 19 8 12 19। ठीक है, ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाया है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट होता है a, b और x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी होती क्योंकि यही वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और a और b की मदद से सारा का सारा काम होता है। नाउ ये तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक बेसिक हो गया या समझ विकसित करने का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग वर्किंग रूल के ऊपर। मेनली वर्किंग रूल में जो पहला चीज रहेगा, सपोज दैट कि आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो सपोज दैट आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ax इज इक्वल्स टू b। ये आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस है। क्लियर? ध्यान देना, मैंने डायरेक्ट ले लिया है। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसमें से ये आपके सामने दिया हुआ है। ठीक, नाउ सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो तो ये हो गया। दूसरा रहेगा राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर ax इज इक्वल्स टू b। दैट इज मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। क्या होगा? वो कुछ ऐसा होगा ab। ठीक है, मतलब उसमें आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स और वो जो राइट हैंड साइड से आपको जो कॉलम मैट्रिक्स मिलता है उसको लिखेंगे। ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ ट्रांसफॉर्म, इसको अगर नाम दे दे 1, इसको नाम दे दे 2, तो ट्रांसफॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 into echelon
एशेलन फॉर्म या फिर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कोई खास लॉजिकल वर्ड नहीं है, ये केवल टेम्परेरी है, मेनली है एशेलन फॉर्म, ठीक है ना। अब नाउ एशेलन फॉर्म जो है वो आप लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के समय एशेलन फॉर्म को आपने पढ़ा होगा। अगर आपको एशेलन फॉर्म नहीं पता है तो आप पीछे जाके एशेलन फॉर्म को देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं फिर भी आपको यहां पर बताऊंगा, लेकिन बेसिक जो है वो आप वहीं पे समझ पाओगे। अब एशेलन फॉर्म में आप मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे ही एशेलन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो फिर आपका जो सोल्यूशन है लगभग आपके सामने आ जाता है। ठीक, एशेलन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे। चौथे स्टेप में कन्वर्ट ax is equals to b into equations and find solution that is कैपिटल X, मतलब X की आप वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, ये जो ऑगमेंटेड है मैट्रिक्स है, इसको एशेलन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। एशेलन फॉर्म का मतलब होता है विद्यार्थियों कि जब आप इस ए बी को लिखेंगे, मतलब आप ए और बी मैट्रिक्स को यहां पर इस तरह से लिखेंगे, यहां पर कुछ एलिमेंट्स होंगे लाइक दैट। आपको करना यह है कि इस जगह पर 1 बनाना है। अगर 1 नहीं भी बन पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, इस पहले रो के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना है। आई रिपीट, जो भी यहां एलिमेंट रहे, अगर 1 हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो कोशिश करना करने की, नहीं बन पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एलिमेंट की मदद से इसे और इसे 0 कर देना है आपको। यह पहला काम है आपका। दूसरा काम है, फिर उसके बाद दूसरी रो का जो भी पहला एलिमेंट रहेगा यहां पर भी हो सकता है, या यहां पर अगर 0 बन जाए तो यहां पर भी हो सकता है। दूसरी रो का जो भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा, आपको उसकी मदद से उसके नीचे के एलिमेंट्स को क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, कोशिश ये करना कि अगर दूसरी रो के दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट ये वाला, अगर यही वाला नॉन जीरो हो तो ज्यादा बेहतर है। यदि इसके नीचे नॉन जीरो हो और लेकिन ये 0 हो तो इस रो को ऊपर ले आना, इस रो को नीचे ले आना। ठीक है, मतलब कोशिश करना कि यही वाला जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो रहे, बेहतर होगा। ठीक है, इस एलिमेंट को 1 बना देना। अगर ये 1 ना बन सके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एलिमेंट की मदद से इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बना देना, जितने भी हों। ठीक है ना, यही प्रोसेस आगे बढ़ते हुए आप लोगों को करना है। ऐसी स्थिति में इस डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सब 0 हो जाएंगे विद्यार्थी। और ऐसी स्थिति में जो भी ये मैट्रिक्स बनेगा, अगर उसमें इस एलिमेंट और इस एलिमेंट और इस एलिमेंट यहां पर अगर 1 1 हुआ तो इसको कहते हैं एशेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है, जो मुख्य डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो 1 1 1 1 हो जाते हैं एशेलन फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर 1 1 ना भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, तब भी हम उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, वो भी हमारे काम का है। ठीक, जब इस रूप में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो वापस आप इस मैट्रिक्स की मदद से इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो भी नई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेगा वो आसानी से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज को दे देगा। आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल पाओगे। तो ये है वर्किंग रूल किसका, गॉस एलिमिनेशन मेथड का। अब हालांकि हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी चीजें समझने में दिक्कत गई हो, वो इसलिए क्योंकि यहां पर एक नई चीज जो थी ना, वो था एशेलन फॉर्म। ये एशेलन फॉर्म आपको आना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है ना, हालांकि अब आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे समझोगे तो आपको गॉस एलिमिनेशन लॉलीपॉप लगेगा, है ना, क्योंकि एशेलन फॉर्म ही आपको परेशान कर रहा होगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बाकी यहां पे जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो भी आपके लिए काफी हद तक लाभदायक रहेगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों गॉस एलिमिनेशन मेथड का वर्किंग रूल। नाउ लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से इस
मेथड को और समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज 2x plus y plus 4z is equals to 12. Second equation है 8x minus 3y plus 2z is equals to 23. And the third one is 4x plus 11y minus z is equals to 33. तो ये आपके सामने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन आपके सामने है, जिसको हम लोग गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन में the augmented matrix for given system of equation। तो बच्चों गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा? इट्स ए बी। कई ऑथर अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उससे परेशान मत होइएगा, है ना। ए बी और यहां पर आप डायरेक्ट लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक, तो वो आप कैसे लिखेंगे? इस इक्वेशन के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप ऐसे बनाएंगे, दिस इज 2 पहली रो, 2 1 4 12। ठीक है, 8 -3 2 23, फिर 4 11 -1 33। ठीक, एंड दैट ये ठीक है ना। ये आपके पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। अब आपको हर चीज क्लियर होना चाहिए कि कौन क्या है। अब आपको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में फोकस करना है इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के ऊपर, और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? एशेलन फॉर्म में। एशेलन फॉर्म में सबसे पहला जो काम करना होता है आपको, वो होता है कि इस पोजीशन को आप 1 बना लें। अगर आप 1 नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, जैसे इसको 1 बनाने का तरीका है कि आप कोई रो ऑपरेशन लगा के इसको 1 बना लें तो आसान होगा। नहीं भी बन रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इस बात को, नहीं 1 बन रहा है जाने दो। अब आप इस एलिमेंट की मदद से इन दोनों एलिमेंट्स को, इस 2 के नीचे ये जो 2 एलिमेंट है ना, इन दोनों को 0 करो रो ऑपरेशन की मदद से। कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है, ध्यान रखना है ना, बी केयरफुल। तो इन दोनों को 0 करने के लिए आप क्या करेंगे? अप्लाई आप क्या करेंगे बच्चों? कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। जैसे इसे अगर 0 करना है तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा। इसे 0 करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा थर्ड रो से। तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे R2 माइनस 4R1। पहला ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन। दूसरा R3 माइनस 2R1। ठीक, राइट। अल्टीमेटली हम कोफिशिएंट्स को बराबर कर रहे हैं, किसके? x के कोफिशिएंट्स को, तभी इन दोनों को हम लोग 0 कर पाएंगे विद्यार्थियों। तो ये 2 ऑपरेशन लगाने के बाद में आपके पास में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? AB इज इक्वल्स टू, पहली रो में कोई चेंजेस नहीं, तो ये रहेगा 2 1 4। भैया किधर जा रहे हो? 2 1 4 12। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, आपने यहां पे 4 का मल्टीप्लाई करा है तो ये हो जाएगा 8। तो 8 माइनस 8, ध्यान देना R2 में से R1 माइनस हो रहा है, बी केयरफुल। तो इसमें से ऊपर वाली, लेकिन इसमें 4 का मल्टीप्लाई होके, मतलब आपने इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा है, ठीक, और माइनस कर रहे हो किससे? R2 से। तो ये 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा।
यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया है 4 का, तो ये हो जाएगा बच्चों 4, और -3 -4, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 7। यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया है 4 का, तो ये हो जाएगा 16, तो ये 2 -16, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 14। यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया है 4 का, तो ये हो जाएगा 48, तो 23 में से आप 48 को माइनस करेंगे, तो 23 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 25। जहां तक मेरा ख्याल है यही होना चाहिए, कहीं पे गलती हो तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में सेकंड रो आ गया है। अब आप इसके बाद में थर्ड रो के ऊपर आइए, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग विद्यार्थियों, ठीक है ना, और माइनस कर देंगे इससे, तो ये तो हो जाएगा 4 - 4 0, फिर यहां पे 4 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2, तो 11 - 2 9, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 का, तो ये हो जाएगा 8, तो -1 - 8, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों माइनस का 9, ठीक है। यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया 2 का, तो ये हो जाएगा 24, है ना, तो 33 - 24, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों 33 - 24 अगेन 9, ठीक। तो आपके सामने विद्यार्थियों ये स्थिति बनने वाली है, ठीक। नाउ लुक एट दिस, अगर आप इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो जो तीसरी रो है वो पूरी की पूरी क्या बन गई है, 999 बन गई है। तो इस रो को अगर हम पूरी रो को ही 9 से डिवाइड कर दें, ध्यान देना रो ऑपरेशन ही यूज करना है, अगर इस पूरी रो को 9 से डिवाइड कर दें और इस वाली रो नंबर 2 के साथ में इंटरचेंज कर दें तो यहां पर 1 बन जाएगा और हमारा काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक। पहली चीज चेक कर लीजिएगा कहीं पर गलती ना हो, ठीक है। मैं फिर से सो विद्यार्थियों इन ऑपरेशंस के बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। यहां पर आपने 2 का 4 का मल्टीप्लाई किया था तो ये तो ठीक है, 8 - 8 0, फिर यहां पे आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो -3 - 4 -7, ये भी सही है। यहाँ पे आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 2 - 16 - 14, ये भी सही है। यहाँ पे आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 48, 23 - 48 - 25, ये भी सही है। और ये जहां तक मेरा ख्याल है ये भी सही होना चाहिए, 4 - 4 0, और 11 - 2 9, और -1 - 8 -9, और 33 - 24 9 प्लस का, ठीक है, 33 - 24 प्लस का 9, ठीक। तो ये आपके पास में जो कैलकुलेशन किया है वो आपने सही किया है। अब आपका अगला काम है इस पोजीशन पे 1 बनाना। अब इस पोजीशन पे 1 बनाने का क्या तरीका है कि ये जो आपका रो नंबर 3 है जिसमें 9 - 9 9 है, एक जैसे हैं, आप इस रो में क्या करिए 9 का डिवाइड कर दीजिए तो यहां पर 1 बन जाएगा, और इस रो को रो नंबर 2 के साथ इंटरचेंज कर लीजिए, रो 3 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। उससे फायदा ये होगा कि यहां 1 बन जाएगा तो उसके नीचे 0 बनाना आसान होगा। हालांकि आप चाहें तो इसकी मदद से भी 0 बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाली रो में 7 का मल्टीप्लाई, इस वाली रो में 9 का मल्टीप्लाई, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो जो पहला तरीका मैंने आपको बताया वो आप कर लेंगे तो बेटर है। ये चीज ठीक वैसे ही है कि जो आपके सामने आता जा रहा है आप उसके अनुसार निर्णय ले रहे हो। मोटा काम है एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर नीचे रो बाय रो आपको 0 की संख्या बढ़ानी है, ठीक है। और जैसी स्थितियां हर क्वेश्चन में आती जाएंगी वैसे आप निर्णय लोगे, ताकि आपके कैलकुलेशंस कम कर सकें, आप छोटे कर सकें, जिससे गलतियों की संभावना कम हो जाए। तो जब आप यहां पे 1 1 9 9 9 में 9 का डिवाइड कर देते हो इस पूरी की पूरी रो में, देन यू विल रियलाइज कि आपके पास में कुछ ऐसी चीजें आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सबसे पहले आप R3 में डिवाइड करोगे 9 का, कर दिया। अब इसके बाद में R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लोगे। तो ऐसा करने के बाद में जो आपके पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना विद्यार्थियों, वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ इस रूप में आ जाएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्वल्स टू 2 1 4 12 0 1 -1 1, ठीक है। इंटरचेंज कर लिया आपने, हाँ, इसमें 9 का डिवाइड करके इंटरचेंज कर लिया। और ये सेकेंड वाला जो रो है वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा, -7 -14
-25। ठीक है, ये भी यहां तक सही है। अब आप क्या करिए, ये जो 1 है, इस 1 की मदद से इसको बना दीजिए 0। किसको? -7 को। ठीक, तो वो रो ऑपरेशन अप्लाई हम करेंगे जिसकी मदद से इसे 0 बनाया जा सके। तो वो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। R3 में आपको ऐड करना है 7R2 को, यानी R2 में 7 का मल्टीप्लाई करके आप R3 में ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के जो साइन है वो अपोजिट हैं विद्यार्थियों, दैट्स वाई आप ऐड कर रहे हो। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो आपके पास में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो किस रूप में आ जाएगा? वो कुछ इस रूप में आ जाएगा। देखिए जरा, 2 1 4 12 0 1 -1 1 0 0। ठीक, आपने यहां पे 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 - 7 0। आपने यहां पर 7 का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 7, ये माइनस का 14, तो दोनों ऐड होके हो जाएंगे माइनस का 21। यहां पर आपने 7 का मल्टीप्लाई किया और ये है 25। ठीक, ऐड करना है तो ये प्लस का 7 माइनस का 25 ऐड होके कितना हो जाएगा बच्चों? 18 माइनस का 18, ये माइनस का 18। तो ये आपके पास में क्या आ गया विद्यार्थियों? ये आपके पास में एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फाइनल फॉर्म आ गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर 1 1 1 ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होता है ना, अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाते इस स्थिति में पहुंचने के बाद, तो इस मैट्रिक्स का जो स्वरूप होता, जो इसका फॉर्म होता वर्तमान जिस रूप में आपको दिख रहा है, उस रूप को, उस फॉर्म को हम एशेलिन फॉर्म कहते हैं। लेकिन अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 भी नहीं बना है ना, और उसके नीचे के एलिमेंट 0 बन गए हैं, तो भी हमारा काम हो चुका है। हम गॉस एलिमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर एक आपके लिए नई जानकारी है और वो है पाइवोट एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना, ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में वैसे बताना चाहिए था। इस गॉस एलिमिनेशन मेथड को पाइवोट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, या पाइवोट एलिमेंट मेथड भी कहते हैं। अलग अलग ऑथर अलग अलग चीजें यूज कर लेते हैं। पाइवोट एलिमेंट क्या होता है या पाइवोट मेथड क्या होता है, इसको समझिएगा। इसी में ही इसका जवाब है। क्या जवाब है? जब हम पहले एलिमेंट को, इस एलिमेंट को 1 बना दें और उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाएं, फिर इस एलिमेंट को 1 बना दें और उसके नीचे और ऊपर के एलिमेंट को 0 बनाएं, और इस एलिमेंट को 1 बना दें और उसके ऊपर के दोनों एलिमेंट्स को 0 बना दें, तो उस स्थिति में ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में, ठीक है ना, उस स्थिति में ये जो एलिमेंट्स होते हैं x1 है ना, या फिर x, ये y और ये z, इन एलिमेंट्स को पाइवोट एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनकी मदद से हम ऊपर और नीचे के जो रोज हैं उनके एलिमेंट्स को 0 कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो कई बार इस मेथड को पाइवोट मेथड भी कहते हैं। हालांकि गॉस एलिमिनेशन में हम ऊपर के एलिमेंट्स को 0 नहीं करते हैं, केवल नीचे के एलिमेंट्स को 0 करते हैं। ठीक है, तो ये सेमी पाइवोट मेथड्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा मेथड है ना, गॉस जॉर्डन, वो पूरा का पूरा पाइवोट मेथड है, बिकॉज उसमें हम नीचे और ऊपर दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो विद्यार्थियों, जब ये तो हो गया इसका कंसेप्ट, अब वापस अपन यहां आ जाते हैं। ठीक, जब आप इस स्थिति में आ जाएं, आप चाहें तो डॉटेड लाइन के थ्रू इसको अलग कर सकते हैं। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो आप इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को वापस कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इक्वेशंस में। ठीक, तो आप इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस है उनको लिखेंगे कुछ ऐसे, दी करस्पॉन्डिंग, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग above matrix into equations।
इनटू इक्वेशंस। तो क्या आएगा बच्चों आपके पास, यू विल गेट 2x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 12, y minus z is equals to 1 and minus 21z is equals to minus 18. So you will get this one. अब इसको ध्यान से देखो, आप आसानी से चीजें निकाल सकते हो। जैसे इस वाली इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, बाय थर्ड इक्वेशन। सो बाय थर्ड इक्वेशन minus 21z is equals to minus 18 implies that z is equals to 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा, 6/7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई z की। बाय 2 मतलब सेकंड इक्वेशन, तो बाय 2 आपको क्या मिल जाएगा, बाय 2 इक्वेशन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट z की वैल्यू आ गई ना, तो y माइनस 6/7 इज इक्वल्स टू 1। 6/7 को इधर लेके जाएंगे बच्चों, तो आपके पास में y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस 6/7 यानी कि 7 प्लस 6 यानी कि 13/7। तो ये आपके पास में आ गई y की वैल्यू। नाउ व्हाट इज द z वैल्यू, यू विल गेट द z वैल्यू इज, यहां पे लिखेंगे बाय 1 इक्वेशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो आपके पास में कितना आएगा 2x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई है 13/7 प्लस 4 z की वैल्यू कितनी थी 6/7 इज इक्वल्स टू 12। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2x प्लस दिस इज 13, दिस इज 24, तो 24 प्लस 13 जो है वो हो जाएगा 37 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 12। तो यहां पे आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 37/7। सो ये हो जाएगा 12/7 84। 12 7 84, हाँ ठीक है, और 84 माइनस 37, सो 84 माइनस 37 ये हो जाएगा 7, और ये आपके पास में आ जाएगा कितना 7 माइनस 3 यानी कि 47। So you will get 47/7, 47/7। तो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ये कहीं गलती तो नहीं हो गई अपने से, नहीं गलती तो नहीं दिख रही है मेरे को। दिस इज 737, आप इसको उठाकर इधर ले गए तो 12 माइनस 37/7, so this is 47/7 माइनस प्लस, ठीक है। सो यू विल गेट, यहां पर आपके पास में जो x है बच्चों उसकी वैल्यू आ जाएगी 47/14, दैट्स योर x वैल्यू। तो आपके पास में x आ गया है, y आ गया है, z आ गया है। तो ये है आपका सोल्यूशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, है ना। आप एक बार आंसर को क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो रही हो। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो जैसे आंसर को अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास में प्रॉपर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो वो तरीका है आपके पास क्रॉस चेक करने का कि आप इन एक्स वाई जेड की वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में रखकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पे क्रॉस चेक कर लेते हैं भैया। क्योंकि आपने ये जो वैल्यूज निकाली हैं ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो आप एक काम करिएगा बच्चों, जो सेकंड इक्वेशन थी ना, इसमें क्या थी सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आपके पास में ये थी ना, इसमें आप वैल्यू रख के चेक कर लेना एक बार। सो इट्स 8x माइनस 3y प्लस 2z। तो 8x चेक करते हैं ना, 8x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू कितना थी इक्वेशन, 8x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 23। तो अब आप इसमें क्या रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, कौन कौन सी, सारी x y z की। तो x की कितनी वैल्यू है 47/14, सो 8 47/14 ये रख दीजिए, माइनस 3। y की वैल्यू कितनी है भैया, y की वैल्यू है 13/7, तो दिस इज 13/7 प्लस 2। z की वैल्यू है आपके पास में 6/7, तो ये 6/7 इज इक्वल टू 23। आप इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, आपके पास में 23 आना चाहिए।
तो चेक करते हैं भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो गया यार, ये कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। यहाँ पे कुछ करेक्ट कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे भी कैंसिल नहीं होगा। तो दिस इज 4 7 आपके पास में 4 का मल्टीप्लाई करना है 47 में, तो ये 200 और 12 माइनस कर दोगे तो दिस इज 188 डिवाइड बाय 7, ठीक है। माइनस 13 3 39 बाय 7 प्लस, अरे भैया कहाँ जा रहा है यार, प्लस 12/7। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है केवल, सो 23 आना चाहिए। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो एलसीएम तो सभी का 7 आ गया है, और ये 188 और 12 ये मिलके हो जाएगा 200 और 200 माइनस 39 माइनस कर दो उसमें से। सो 39 माइनस कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 161, ठीक है। तो 161 डिवाइड बाय 7, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 7 3 21 23 आ गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि आपने जो XYZ की वैल्यू निकाली है वो सही है। तो दैट्स द गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये प्रोसेस होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड का। आपने किया क्या है ना, आपने स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो आपने सबसे पहले जो भी इक्वेशंस आपको दी थी आपने उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा। जब आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा तो इस 2 की मदद से आपने इन दोनों को 0 बनाया विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस। केवल रो ऑपरेशन से यूज करना है आपको, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो रो ऑपरेशंस आपने लगाए, आपने इन दोनों एलिमेंट्स को 0 कर दिया। जब आपने इन दोनों को 0 कर दिया तो फिर उसके बाद आपने सोचा कि यार यहां पर 1 बनाए किसी तरह से, या छोटी से छोटी नंबर। तो ये तीसरी इक्वेशन जो थी ना, ये बड़ी ही आकर्षक इक्वेशन बन गई थी, 9 9 9 9, है ना, प्यारे प्यारे नंबर बन गए थे। आपने इन तीनों को 9, इस थर्ड इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 1 1 1 1। तो आपने इस रो को इस सेकंड रो के साथ में इंटरचेंज कर लिया, तो आपके पास में ये रो बन गई यहां पर। अब आपने इस 1 की मदद से इसे 0 बना दिया और एक रो ऑपरेशन लगा दिया। जब आपने ऐसा कर दिया विद्यार्थियों, तो आपके पास में जो स्थिति बनी वो कुछ ऐसी बनी। जब आपके पास में इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 बन जाए तो आप इस मैट्रिक्स को वापस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने कर दिया। अब इन तीनों को सॉल्व करिए। तो इन तीनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप तीसरी को सॉल्व करिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट z निकलेगा। फिर उस z की मदद से इसको सॉल्व करिए तो y निकल आएगा। फिर इन दोनों x और z और y की मदद से x की वैल्यू निकाल लीजिए। पहली इक्वेशन की मदद से आपके पास में वैल्यू आ जाएंगी, और जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। उसे क्रॉस चेक करने के लिए जो भी वैल्यूज आपके पास आए उनको किसी एक इक्वेशन में रखकर आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। दैट्स द गॉस जॉर्डन मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड, नॉट जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन। सो दैट्स द प्रोसेस जिसकी मदद से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको 3 वेरिएबल के इक्वेशन सामान्यतः पूछे जाएंगे, 4 वेरिएबल के भी पूछे जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप अपने आंसर्स को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई जो ऑथर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से भी करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर। कैसा बताता हूं, इसी क्वेश्चन में बता देता हूं। वो क्या करते हैं कि नहीं भैया हम तो क्या करेंगे, हम तो भैया इसको 1 ही बनाएंगे, हम 2 के साथ जाएंगे ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी 1। अब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5, फिर यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 -3 2 23 4 11 -1 33। नाउ अब इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 किया जाएगा। तो जो भी रो ऑपरेशन लगाओगे जब वो अप्लाई होंगे तो इस डेसिमल के कारण यहां पर और यहां पर भी डेसिमल वैल्यूज बनेंगी। तो बनने दिया जाए, कोई इशू नहीं है ना, होने दो। बस मेन उद्देश्य इन दोनों को 0 बनाना। तो इन दोनों को 0 बनाने के बाद जो भी यहां पर नंबर आएगा, है ना। अब पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा कि सर रो ऑपरेशंस में कितने डेसिमल की वैल्यू को फिर लेना है, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज तो बहुत आगे तक भी आ सकती हैं, 3 डेसिमल 4 डेसिमल 5 डेसिमल। तो कम से कम 2 से 3 डेसिमल जरूर लेना,
3 ले लेना, 3 ले लेना, 3 ले लिया, ठीक है। 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समय कम हो तो 2 लेना, समय हो तो 3 लेना। मान लो तुमने 2 डेसिमल की वैल्यू ली, तो जो भी यहां पर वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गया 0.083 सपोज दैट, तो यहां पर 0.83 जो आएगा उस 0.83 से इस पूरी इक्वेशन को फिर डिवाइड कर देना, तो यहां पर भी डेसिमल बन जाएंगे, और फिर इसकी मदद से यहां 1 बन जाएगा 1, इसकी मदद से फिर इसे 0 बना देना, तो पूरा का पूरा जो आंसर है वो तुम्हारा डेसिमल में ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, ठीक है ना। इस तरह से भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम्पल्स में, या प्रैक्टिस करते समय आपकी जो भी बुक आप यूज करते हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, गॉस एलिमिनेशन में कई बार मैट्रिक्स का यूज ना कर कर सिंपली इक्वेशंस को भी यूज किया जाता है, यानी कि वो ऐसे करेगा, है ना, यहां पर वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो ऐसे करेगा, है ना। क्या वो आपसे बोलेगा कि ठीक है, बाय गॉस एलिमिनेशन सॉल्यूशन लिखेगा और फिर कहेगा कि इक्वेशन नंबर 1 में 4 का मल्टीप्लाई करो और 2 से माइनस कर दो, और उसी तरह से इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो और 4 से इक्वेशन 4 से माइनस कर दो। तो जो भी आपके पास में आएगा, जो नई इक्वेशन आएगी वो ऐसे लिखवा देगा आपको, क्या 7y माइनस 14z इज इक्वल्स टू माइनस 25, और फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास में 9y माइनस 9z इज इक्वल्स टू 9, ये ऐसे लिख देगा। और फिर उसके बाद बोलेगा कि इस इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई करो, और थर्ड से सेकंड वाली को माइनस कर दो, ठीक है। तो आपके पास में फिर इसके बाद में एक नई एक्सप्रेशन बन जाएगी जिसमें केवल z होगा, तो उस z की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, फिर वो जो z की वैल्यू आ जाए उसको वापस इस इक्वेशन में रख दो तो y आ जाएगा, और फिर y और z आ जाए तो उसको इस वाली इक्वेशन में रख दो तो आपके पास में x आ जाएगा। ऐसा भी किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल एलिमिनेशन मेथड, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो करिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस मैट्रिक्स में जब की जाती है तो ऐसे लिखी जाती है, और यही प्रोसेस जब इस तरह से की जाती है तो उसको थ्योरी में थोड़ा लिख कर कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह से आगे किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द गॉस एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड समझ में आई होगी। आप लोग प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लेके जाइए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसमें आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, दिस इज यू सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन। आप लोग इसको गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करके XYZ की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z is equals to 20, and the next is 4x plus 3y plus 2z is equals to 16. So ये है विद्यार्थियों आपका क्या, that is your क्वेश्चन। इसमें XYZ की जो वैल्यूज हैं वो 1, 2 और 3 आएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर भी मैंने बता दिया आपको। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि गॉस एलिमिनेशन और उसके कंसेप्ट्स और अलग अलग ऑथर आपको आपकी बुक में किस तरह से दे सकते हैं गॉस एलिमिनेशन को, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपके यहां पर आपके साथ में डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी, आ गई होंगी, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि गॉस जॉर्डन मेथड का है, उसके साथ में आपको मिलेंगे। और बहुत सिमिलर है गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन से, बहुत अंतर नहीं है, आपको आसानी से समझ में आएगी। लेकिन इसके 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए, छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए और अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा अच्छा सोचिए और करिए। दूसरों को गलत आदतों से बचाइए और खुद को भी गलत आदतों से दूर रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।